अर्थशास्त्र, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में अक्सर बड़े बड़े चार्ट्स और मुश्किल से इक्वेशंस घूमने लगते हैं, है ना? पर सच कहूं तो ये उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। असल में ये बस इस बात की कहानी है कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता कैसे है, एक ऐसी दुनिया में जहां हमारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। तो चलिए इसी कहानी को समझते हैं। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम एक बहुत ही आम से सवाल से शुरू करेंगे कि भाई एक एवोकाडो टोस्ट इतना महंगा क्यों होता है? इसकी कीमत $14 क्यों है? अब सुनने में ये बहुत मामूली सवाल लग सकता है, पर यकीन मानिए इसका जवाब हमें अर्थशास्त्र के कुछ बहुत बड़े और ज़रूरी आइडियाज़ तक ले जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी समस्या की, वो वजह जिसके कारण अर्थशास्त्र जैसी चीज़ का होना ज़रूरी हो गया। और वो समस्या है कमी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्कैर्सिटी। ये आप कह सकते हैं इंसानी जिंदगी की एक सच्चाई है। हमारी इच्छाएं, हमारी चाहतें, वो दुनिया में मौजूद चीजों से हमेशा ही ज्यादा होती हैं। मतलब हमारे पास अनलिमिटेड चॉकलेट तो है नहीं, नहीं अनलिमिटेड छुट्टियां, और बस यही तो अर्थशास्त्र की जड़ है। ये कमी ही हमें चुनाव करने पर मजबूर करती है। और देखिए, हर चुनाव के साथ एक समझौता जुड़ा होता है। जैसे अभी इस जानकारी को समझने का मतलब है कि ग्लोबल इकोनॉमी की एक बेसिक समझ हासिल की जाए। पर इसका दूसरा ऑप्शन क्या था? हो सकता है कि बिल्लियों के मजेदार वीडियो देखे जा रहे होते, यानी 5 मिनट का जबरदस्त एंटरटेनमेंट। तो देखा, हर फैसले की एक कीमत होती है, और इसी कीमत को इकोनॉमिस्ट एक खास नाम देते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत। इसका सीधा सा मतलब है उस दूसरे सबसे अच्छे विकल्प की कीमत जिसे आपने नहीं चुना। तो इस मामले में इस जानकारी को समझने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई बिल्लियों वाली वो मजेदार वीडियो। उम्मीद है कि ये फैसला सही साबित हो रहा होगा। ठीक है, तो हमें अब ये तो समझ आ गया कि एक इंसान कैसे चुनाव करता है। पर जब करोड़ों लोग अपने अपने चुनाव करते हैं तो क्या होता है? चलिए अब देखते हैं कि ये करोड़ों चुनाव मिलकर असल दुनिया में बाजार, पैसे और हाँ, हमारे उस टोस्ट को कैसे बनाते हैं। देखिए, बाजार को चलाने वाला एक ही बड़ा नियम है, लोग इंसेंटिव्स यानी प्रोत्साहनों पर रिएक्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, अगर एक कप कॉफी 500 रुपए की हो जाए तो शायद बहुत कम लोग उसे खरीदेंगे, पर अगर वही कॉफी 50 रुपए की मिले तो लाइन लग जाएगी। कम कीमत खरीदारों के लिए एक इंसेंटिव है और ज्यादा कीमत बेचने वालों के लिए। बस यही वो अदृश्य शक्ति है जो पूरे बाजार को चलाती है। पर सोचिए, ये खरीदना बेचना बिना पैसे के कितना मुश्किल होता। इसीलिए आता है पैसा। पैसा आप समझिए एक तरह का इकोनॉमिक लुब्रिकेंट है, जो व्यापार के पहियों को स्मूथली घुमाता रहता है। ये लेन देन का एक जरिया है ताकि हमें वाईफाई के बदले में किसी को बकरी ना देनी पड़े। और हाँ, ये वैल्यू को स्टोर भी करता है ताकि हम अपनी मेहनत की कमाई को भविष्य के लिए बचाकर रख सकें। तो चलिए वापस आते हैं हमारे $14 वाले टोस्ट पर। इसकी यात्रा ना बड़ी जटिल है। वो एवोकाडो जो मेक्सिको के किसी खेत में उगा, वो हुई भूमि। फिर जिन मजदूरों ने उसे तोड़ा और हम तक पहुंचाया, वो हुआ श्रम। और फिर जिस कैफे में टोस्टर और मशीनों से उसे तैयार किया गया, वो हुई पूंजी। और जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तब जाकर तैयार होता है हमारा $14 का नाश्ता, यानी आउटपुट। तो ये तो हुई एक टोस्ट की कहानी। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था की सेहत को कैसे नापा जाता है। और इसका सबसे बड़ा पैमाना है जीडीपी, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ये नाम जरूर सुना होगा। इसका मतलब है एक साल के अंदर किसी देश की सीमाओं में जितनी भी चीजें और सर्विसेज बनती हैं, उनकी टोटल मार्केट वैल्यू। और इसे कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, C+I+G+X-M। आप घबराइए नहीं, ये फॉर्मूला दिखने में जितना डरावना है उतना है नहीं। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। C का मतलब है कंजम्पशन, यानी हम सब जो सामान खरीदते हैं। I है इन्वेस्टमेंट, यानी कंपनियां जो नई मशीनें या फैक्ट्रियां लगाती हैं। G है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी सरकार का सड़कों और स्कूलों पर किया गया खर्च। और आखिर में X-M है नेट एक्सपोर्ट्स, यानी हमने दुनिया को जो बेचा उसमें से जो खरीदा उसे घटा दीजिए। सिंपल। इकोनॉमी का एक और बहुत जरूरी पहलू है इन्फ्लेशन, जिसे हम आम भाषा में महंगाई कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, जब बाजार में पैसा तो बहुत आ जाए लेकिन सामान उतना ही रहे, तो चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगती हैं। और हो सकता है हमारे टोस्ट के महंगे होने की एक वजह ये भी हो। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को सही दिशा में चलाने की कोशिश करता कौन है?
कौन है वो बड़े खिलाड़ी जो इसके लीवर्स खींचते हैं? यहाँ दो मुख्य संचालक हैं। एक है मौद्रिक नीति, जिसे देश का सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। वो पैसे की सप्लाई और ब्याज दरों को मैनेज करते हैं। और दूसरा है राजकोषीय नीति, जो सरकार के हाथ में होती है। वो टैक्स लगाने और देश का पैसा कहाँ खर्च होगा, इसके फैसले लेती है। और जब ये कंट्रोल हाथ से निकल जाता है तो नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, ये 2008 में जिम्बाब्वे की सालाना महंगाई दर थी। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे ठीक से पढ़ पाना भी मुश्किल है। ये दिखाता है कि जब पैसे की अपनी कोई कीमत ही नहीं रह जाती तो क्या होता है। हाइपर इन्फ्लेशन पैसे को सिर्फ कागज का टुकड़ा बना के रख देता है। दूसरी तरफ सरकारें अक्सर अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करती हैं और इसके लिए वो उधार लेती हैं। ये जो आंकड़ा है, ये अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज है, $34 ट्रिलियन से भी ज्यादा। ये हमें बताता है कि सरकार की खर्च करने के फैसलों का असर कितना बड़ा और कितने लंबे समय तक रह सकता है। ठीक है, तो हमने बड़े बड़े सिस्टम और नंबरों की बात कर ली, पर अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर। किसी भी इकॉनमी का वो फैक्टर जिसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, हमारा अपना इंसानी दिमाग। देखिए, पारंपरिक अर्थशास्त्र ये मानकर चलता था कि इंसान हमेशा बहुत लॉजिकल फैसले लेता है, लेकिन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स ने दिखाया कि हम अक्सर अपनी भावनाओं में बह जाते हैं। जैसे $20 खोने का जो दुख होता है ना, वो $20 मिलने की खुशी से कई ज्यादा होता है। इसे कहते हैं लॉस अवर्जन। या एक और उदाहरण लीजिए, हम एक बहुत ही बोरिंग फिल्म को भी आखिर तक सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि उसके टिकट के पैसे दिए हैं। ये है संक कॉस्ट फैलेसी। ये सब दिखाता है कि हम कितने अतार्किक हो सकते हैं। हम कोई तर्कसंगत प्राणी नहीं, बल्कि भावनाओं से चलने वाले इंसान हैं। अब ये सारी इंसानी हरकतें किसी न किसी बड़े सिस्टम के अंदर होती हैं। मोटे तौर पे दो बड़ी विचारधाराएं हैं। एक है पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म, जहां निजी मिल्कियत और बाजार सबसे जरूरी हैं। ये इनोवेशन के लिए कमाल का है, पर इससे असमानता बढ़ सकती है। दूसरा है समाजवाद यानी सोशलिज्म, जहां सामूहिक मिल्कियत और बराबरी पर जोर होता है। ये समानता के लिए अच्छा है, पर यहां लोगों के लिए मेहनत करने का मोटिवेशन कम हो सकता है। असल दुनिया में ज्यादातर देश इन दोनों का एक मिक्सचर ही होते हैं। तो चलिए सब कुछ फटाफट से समेटते हैं। हमने क्या सीखा? कमी असली है, हर चुनाव की एक कीमत होती है, प्रोत्साहन मायने रखते हैं, व्यापार से सबकी भलाई होती है, और हाँ, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। और यही हमें हमारे सफर के आखिरी सवाल पर ले आता है। तो फिर एकदम सही व्यवस्था क्या है? सच तो यह है कि इसका कोई आसान जवाब है ही नहीं। हर मॉडल में कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान, कुछ समझौते हैं। और शायद अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन समझौतों के बीच एक सही संतुलन कैसे खोजा जाए। आज के लिए